हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपके लिए इस वीडियो में परिकल्पनाओं के परीक्षण से संबंधित जो भी चरण जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, है ना, उसमें आने वाले सभी पदों के बारे में, सभी छोटे छोटे जो हमारे टर्म्स हैं उसके बारे में, उसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना, और अन्य लोगों की सहायता भी कर सकते हैं जो कि इस तरह के कंटेंट जो है वो पढ़ना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को जल्द से जल्द। हम जानते हैं कि किसी भी अनुसंधान कार्य में जब भी कोई अनुसंधान कार्य किया जाता है उसमें कोई समस्या होती है और उस समस्या से संबंधित अनुमानित समाधान अर्थात हम परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। और उन परिकल्पनाओं का परीक्षण करके उन्हें स्वीकार या निरस्त करते हैं, ठीक है। हमारे पास अनुसंधान में कोई समस्या रहती है जिसे हम अनुसंधान समस्या कहेंगे, और उसका जब अस्थायी समाधान, है ना, हम बनाते हैं तो यही परिकल्पना कहलाती है। और उस परिकल्पना को हम उसका परीक्षण करते हैं कि जो हमने परिकल्पना बनाई है वो सही है या फिर नहीं, है ना। और इसी के आधार पर उस परिकल्पना को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। और ओवरऑल यही हमारी पूरी अनुसंधान प्रक्रिया का एक मूल कार्य है, सबसे मुख्य कार्य हम ये कह सकते हैं। तो परिकल्पनाएं जो है किसी भी जनसंख्या या किसी संपूर्ण समष्टि के संबंध में एक कुछ ऐसे कथन होते हैं जिनके संबंध में अनुसंधानकर्ता को जो सैंपल्स जो हमारे पॉपुलेशन से या फिर जो समष्टि से जो प्रतिदर्श प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर निर्णय लेना होता है, ठीक है ना। अब परिकल्पनाओं के परीक्षण में हम पूरी समष्टि का उपयोग, पूरी समष्टि पर अध्ययन नहीं करते बल्कि उस समष्टि से हम कुछ प्रतिदर्श या कुछ सैंपल लेते हैं और उस सैंपल के आधार पर ही उस सैंपल से जो भी आंकड़े हमें, जो भी समंक हमें प्राप्त होते हैं उसका परीक्षण करते हैं और उस समंक द्वारा ही समष्टि के संबंध में हम कुछ निर्णय लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम ये चाहेंगे कि चूंकि हमने जो भी परिकल्पना बनाई है वह हमारी समष्टि के संबंध में है, परंतु हमने उस समष्टि से एक प्रतिदर्श, एक सैंपल लिया है और सैंपल पर अध्ययन किया है, वास्तविक रूप में हमें अध्ययन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हम ये चाहेंगे कि उस परिकल्पना का जो कह सकते हैं कि परीक्षण है वह एक ऐसी विधि पर आधारित हो जो कि हमें एक हमारी समष्टि के संबंध में एक अनुमान दे सके और सटीक अनुमान दे सके। तो कोई ऐसी वस्तुनिष्ठ विधि, कोई ऐसी वस्तुनिष्ठ तरीका होना चाहिए जिसके द्वारा हम समष्टि के संबंध में निर्णय ले सकें और परिकल्पना को स्वीकार या अस्वीकार, सत्य या असत्य जो है वो सिद्ध कर सकें और सत्य परिकल्पनाओं को स्वीकार कर सकें और असत्य परिकल्पनाओं को निरस्त या रिजेक्ट कर सकें, ठीक है। तो ऐसी विधि कौन सी है? इन्हीं विधियों को हम परिकल्पना परीक्षण की विधियां कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है कि जब हम किसी समष्टि से, हम बार बार चर्चा करते हैं कि किसी समष्टि या बड़े जनसंख्या समूह से, बड़े लोगों के समूह से हम कुछ सैंपल निकालते हैं और उस सैंपल पर जो भी हमें अध्ययन करना है उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन जो परिकल्पना हम बनाते हैं, जो हाइपोथेसिस बनाते हैं, वो हमारी समष्टि के संबंध में होता है, ठीक है। अध्ययन किस पे कर रहे हैं? तो अध्ययन तो हम सैंपल पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी हम इस सैंपल के अध्ययन द्वारा जो हमें निष्कर्ष मिला है उसको हमें जनसंख्या पर सामान्यीकृत या जनरलाइज करना है। तो हमें जाहिर सी बात है, हमें जनसंख्या के संबंध में अनुमान ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब अनुमान लगाना पड़ेगा तो और उस अनुमान के आधार पर जनसंख्या के संबंध में हम कुछ निर्णय ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो निर्णय होगा वह संभावित
या संभावना के आधार पर होगा। और संभावना अर्थात हम ये जो निर्णय है, लिया गया निर्णय, वो प्रायिकता के ऊपर आधारित होगा। तो जब प्रायिकता के ऊपर आधारित होगा तो हम ये एक, इसके लिए हमें सामान्य प्रायिकता वक्र की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अर्थात हम जब, इसका मतलब यही हुआ कि जब हम परिकल्पना का परीक्षण करते हैं, किसी भी परिकल्पना का परीक्षण करते हैं, तो परिकल्पना के सत्य होने की प्रायिकता जो है वो देखी जाती है। ठीक है, अब परिकल्पना के सत्य होने की प्रायिकता को हम देखने के लिए, परीक्षण के लिए अनुमानात्मक सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। जो है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का उपयोग जो है वो किया जाता है। अनुमानात्मक सांख्यिकी प्रतिदर्शों से संबंधित जो हमारी परिकल्पनाएं होती हैं उनके संबंध में निर्णय लेने की सांख्यिकी है ना, समझ में आया। तो अब इसके लिए कौन कौन से तरीके हैं, किस प्रकार से हम हमारे अनुसंधान कार्य में बनाई गई परिकल्पनाओं के लिए परीक्षण करेंगे, किस परीक्षण के लिए, किस तरीके के प्रतिदर्श के लिए या किस तरीके की जनसंख्या के लिए किस प्रकार का परीक्षण होगा। अलग अलग प्रकार के परिकल्पनाओं के परीक्षण की विधियां हमारे सामने हैं, लेकिन उनमें सबका चरण फिक्स है। हर एक परिकल्पना, हर एक प्रकार की परिकल्पना के परीक्षण के लिए जो सोपान हैं, वो जो स्टेप्स हैं वो फिक्स हैं। और वो जो स्टेप्स हैं वो 4 स्टेप्स हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला जो स्टेप है, सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी होती है, किसी भी परिकल्पना के परीक्षण के लिए हमें एक शून्य परिकल्पना का निर्माण करना पड़ता है। ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में नल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम, हमें सार्थकता स्तर का निर्धारण करना पड़ता है। सार्थकता स्तर क्या होता है, इसको हम इस वीडियो में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और हमने अपनी पिछली कुछ वीडियो में सार्थकता स्तर की जो है चर्चा की है। उसके बाद हम उपयुक्त सांख्यिकीय परीक्षण का चयन करते हैं, ठीक है ना, यानी जनसंख्या की प्रकृति, प्रतिदर्श के आकार इत्यादि के आधार पर हम उपयुक्त सांख्यिकीय परीक्षण का जो है वो चयन करेंगे। उसके बाद अंत में हम निर्णय लेने के लिए, उस जनसंख्या के संबंध में जो परिकल्पना बनाई है उसके संबंध में निर्णय लेने के लिए हम निरस्तता क्षेत्र या एरिया ऑफ रिजेक्शन का निर्धारण करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अंत में निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमने परिकल्पना बनाई है वह स्वीकार होती है अथवा निरस्त होती है। ठीक है, तो आइए इन चारों ही चरणों को हम थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से हम जो है इन चरणों का पालन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला चरण क्या था, शून्य परिकल्पना का निर्माण करना। तो शून्य परिकल्पना के संबंध में या नल हाइपोथेसिस के संबंध में हमने अपनी जो है चैनल पे वीडियोस जो है हमने बनाई है शून्य परिकल्पना के संबंध में। यहाँ भी आइए हम उसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़े विस्तार से। ठीक है, तो शून्य परिकल्पना क्या है। देखिए, हम जब भी अपने अनुसंधान कार्य में कोई भी परिकल्पना बनाते हैं, कोई भी अपने अनुमान से जो भी हम अपने प्रतिदर्श में अवलोकन कर रहे हैं, जो भी अपनी जनसंख्या में हम अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, वह हमारी अवलोकित परिकल्पना यानी हमारी देखी गई परिस्थिति में क्या घटित हो रहा है उसको हम अनुमानतः परिकल्पना के रूप में व्यक्त कर देते हैं, जिसको हम वैकल्पिक परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, लेकिन शून्य परिकल्पना क्या होती है। शून्य परिकल्पना जो होती है वह परीक्षण जो है इसके संबंध में जो निर्णय शून्य परिकल्पना के द्वारा जो है लिया जाता है। तो यहाँ पर शून्य परिकल्पना क्या है। शून्य परिकल्पना दो या इससे अधिक चरों में संबंध नहीं है, यानी कोई संबंध नहीं है या कोई अंतर नहीं है जैसे कथन होते हैं। समझ में आ गया। अर्थात यदि कोई एक प्रतिदर्श लिया जाए, जैसे मध्यमान लिया जाए, ठीक है, मध्यमान के संबंध में हमारे पास दो समूह है, एक समूह ये है, दूसरा समूह ये है, और दोनों का मध्यमान मान लीजिए कि ये इसका मध्यमान μ1 है और इसका मध्यमान μ2 है। इन दोनों हमने दो सैंपल लिए हैं और दोनों का मध्यमान हमारे पास μ1 और μ2 है। ठीक है, अब इसके संबंध में हमें इन दोनों जो है हमारे पास सैंपल है, इस जनसंख्या के संबंध में हमारा अनुमान ये है कि इन दोनों मध्यमानों में कुछ अंतर है। ठीक है, कुछ अंतर
है, यहाँ पर दोनों मध्यमानों में कुछ अंतर है, ये हमारी परिकल्पना है। लेकिन अब इसी जो है इस परिकल्पना को स्वीकार करना है या रिजेक्ट करना है या जो है निरस्त करना है, इसके संबंध में निर्णय लेने के लिए हमें पहले शून्य परिकल्पना का निर्माण करना होगा। अब कैसे निर्माण करेंगे? हमने ये अनुमान लगाया कि इन दोनों मध्यमानों में, यानी इन दोनों समूहों के जो मध्यमान हैं इनमें अंतर है, लेकिन शून्य परिकल्पना ये कहेगी कि इन दोनों मध्यमानों में कोई अंतर नहीं है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है। ठीक है ना, कोई अंतर नहीं है, अर्थात हम ये कहेंगे कि मध्यमान जो हैं वो बराबर हैं, और जो प्रतिदर्शों से प्राप्त मध्यमान में अंतर आया है, अर्थात जो हमने जो सैंपल लिया था, इन सैंपल पर जो परीक्षण किया तो जो अंतर आया था, जो भी अंतर आया था, ठीक है, वो अंतर केवल और केवल संयोगवश हुई प्रतिचयन त्रुटि के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, अर्थात जो सैम्पलिंग एरर यानी सैम्पलिंग करने के दौरान कुछ त्रुटियां हुई थी, उसके कारण इनमें अंतर आया है ना। शून्य परिकल्पना कहेगी कि इनमें कोई अंतर, इन दोनों मध्यमानों में कोई अंतर नहीं है। और जब भी हम सार्थकता परिकल्पना का परीक्षण करते हैं तो हमेशा हम शून्य परिकल्पना का ही परीक्षण करते हैं और देखते हैं कि शून्य परिकल्पना जो हमने बनाई है, जो कि दो चरों के बीच संबंध नहीं है अथवा अंतर नहीं के संबंध में बनी है, ये स्वीकार होती है या फिर अस्वीकार होती है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट होती है। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो शून्य परिकल्पना है प्रायः सिद्ध किए जाने वाली बात का विलोम होती है ना। यानी जो चीज़ हम सिद्ध करना चाहते हैं उसी का उल्टा है। हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि दो मध्यमानों में अंतर है, लेकिन उसी से संबंधित जब शून्य परिकल्पना क्या कहेगी कि इन दोनों मध्यमानों में μ1 और μ2 जो हमने अभी लिखा था उनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आइए इसको और भी हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सांख्यिकीय परिकल्पना एक शून्य परिकल्पना, एक सांख्यिकीय परिकल्पना है जिसको हम H0 से या H0 भी इसको कहते हैं से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, और कैसे इसको लिखेंगे? शून्य परिकल्पना के बारे में अभी जो हमने चर्चा की तो उसको हम इन संकेतों द्वारा व्यक्त करेंगे। संकेत क्या होगा? H0 आप देख सकते हैं, H0 सेमीकोलन μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 0, अर्थात μ1 जो कि हमारा पहले समूह का मध्यमान था, और जो μ2 है वो हमारे दूसरे समूह का जो है वो मध्यमान है, और इन दोनों का जब हम अंतर लेते हैं, डिफरेंस है, तो वो 0 आता है। और शून्य परिकल्पना को हम इस संकेत द्वारा प्रदर्शित करेंगे, है ना। या फिर μ2 को तो दूसरी ओर जो है पक्षांतर कर दीजिए तो μ1 बराबर μ2। तो शून्य परिकल्पना को जब हम संकेतों के रूप में व्यक्त करेंगे तो कुछ इस तरीके से व्यक्त करते हैं कि H0 सेमीकोलन μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 0, या फिर H0 सेमीकोलन μ1 इक्वल टू μ2। समझ में आया? अर्थात ये जो परिकल्पना का संकेत लिखा हुआ है वो हमें बता रहा है कि दोनों मध्यमानों का अंतर शून्य है, या फिर दोनों मध्यमान बराबर हैं, दोनों प्रतिदर्शों के जो मध्यमान हैं वो बराबर हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब इसी शून्य परिकल्पना को हम सिद्ध करेंगे कि ये जो हमने शून्य परिकल्पना बनाई वो सही है कि नहीं। तो इसी शून्य परिकल्पना का भी परीक्षण किया जाता है, और लेकिन शून्य परिकल्पना का जो परीक्षण है वह वैकल्पिक परिकल्पना के विरुद्ध किया जाता है। ठीक है, अर्थात जो हमारा प्रतिदर्शों से अवलोकित जो ऑब्जर्व डिफरेंस है, जो देखा गया अंतर है ना, उसके विरुद्ध हम शून्य परिकल्पना बनाए हैं और शून्य परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। यदि शून्य परिकल्पना स्वीकार होती है, ठीक है, तो हमारी वैकल्पिक परिकल्पना जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, या फिर यदि शून्य परिकल्पना अस्वीकार या रिजेक्ट होती है तो वैकल्पिक परिकल्पना जो है वो स्वीकार होती है। तो वैकल्पिक परिकल्पना क्या है? इन दोनों में अंतर है को व्यक्त कर रही है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। वैकल्पिक परिकल्पना को हम अनुसंधान परिकल्पना भी कहते हैं, अर्थात जो हम देख रहे हैं, जो अंतर हमें दृष्टिगत हो रहा है, जो हम वास्तव में एक्चुअल में जो देख रहे हैं, दोनों में अंतर है, वो एक वैकल्पिक परिकल्पना कहलाएगी। ठीक है, और इसी वैकल्पिक परिकल्पना के विरुद्ध, उसके अगेंस्ट हम जाकर शून्य परिकल्पना बनाते हैं और ये मानते हैं कि दोनों मध्यमानों में कोई अंतर नहीं है। और इसी नहीं है, ये अंतर नहीं है का ही परीक्षण वो जो है वो किया जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर शून्य परिकल्पना के लिए वैकल्पिक परिकल्पना क्या बन जाएगी? यदि हम शून्य परिकल्पना हमारी जो है वो स्वीकार होती है तो यहाँ पर μ1 और μ2 बराबर नहीं है। अगर शून्य परिकल्पना जब हमारी अस्वीकार हो जाती है, जब शून्य परिकल्पना यानी कि अंतर नहीं है, जो चीज़ है दोनों प्रतिदर्शों में कोई अंतर नहीं है, अगर ये स्वीकार हो जाती है, ठीक है, तो हमारी वैकल्पिक परिकल्पना जो है वो अस्वीकार हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन शून्य परिकल्पना अस्वीकार होती है तो किस प्रकार की वैकल्पिक परिकल्पनाएं हो सकती हैं? अर्थात शून्य परिकल्पना के अस्वीकार होने का अर्थ क्या होगा? अस्वीकार होने का अर्थ ये होगा कि जो शून्य अंतर नहीं है दो मध्यमानों में, यानी μ1 और μ2 में कोई अंतर नहीं है, दोनों में अंतर शून्य है, या जो है दोनों मध्यमान बराबर हैं। इसके विपरीत वैकल्पिक परिकल्पना में इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दूसरी बन सकती है कि μ1 छोटा है μ2 से, ठीक है, μ1 छोटा है μ2 से, या फिर μ1 बड़ा है μ2 से। ये जो है परिकल्पना बनाई जा सकती है, ठीक है ना। तो यदि हम ये वैकल्पिक परिकल्पना देखते हैं कि μ1 बराबर नहीं है μ2 के, कोई इनमें समानता नहीं है, ठीक है, तो इसको हम अदिशी या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें किसी एक मध्यमान के संबंध में ये नहीं कहा गया है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, इसलिए इसमें किसी दिशा का कोई वर्णन नहीं है। दोनों में जो है अंतर है या दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये परिकल्पना को सुनकर हमें ये समझ में आ रहा है कि दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है या किसमें अधिक अंतर है वो हमें पता नहीं चल रहा है, इसीलिए हम इसको अदिशीय परिकल्पना कहेंगे। उसके बाद दिशीय परिकल्पना का मतलब क्या हुआ? जिसमें हमें किसी परिकल्पना की दिशा का पता हो, अर्थात μ1 पहला मध्यमान और दूसरा मध्यमान में कौन मध्यमान बड़ा है, पहला बड़ा है या दूसरा बड़ा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है? इसमें हमें ये पता चल रहा है कि कौन सा मध्यमान बड़ा है, पहला अथवा दूसरा। इसीलिए हम इन अंत की दोनों परिकल्पनाओं को दिशीय परिकल्पना कहते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसकी चर्चा आगे भी आएगी, हम वहाँ पर फिर से इसकी चर्चा करेंगे। तो आशा है शून्य परिकल्पना के बारे में आपको सारी जानकारी जो है समझ में आई होगी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हम परिकल्पनाओं का परीक्षण करेंगे तो सबसे पहला काम शून्य परिकल्पना को ही बनाना होता है, ठीक है। समझ में आ गया? जब हम इस पर कुछ आगे अपनी आगे आने वाली वीडियोस में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको और भी बेहतर से चीज़ें समझ में आएंगी। इसको आप बार बार देखिएगा, और मैं आपसे फिर कहता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, जिससे कि आप जब भी रिसर्च करेंगे, है ना, या फिर आप एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं किसी भी सेमेस्टर का, है ना, जिसमें स्टैटिस्टिक्स जो है वो शामिल है, तो उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। इसलिए वीडियो में अंत तक जो है बने रहिए। शून्य परिकल्पना को के निरस्त होने पर जो है वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात करते हैं सार्थकता स्तर की, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या सार्थकता स्तर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास कोई भी परिकल्पना हमने बनाई जिसमें हमने उस परिकल्पना के स्वीकार होने या अस्वीकार होने की जो है स्वीकार या अस्वीकार होने की जो है प्रक्रिया हमने समझी कि कब स्वीकार या कब अस्वीकार करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस सीमा तक, क्योंकि हम प्रतिदर्श के द्वारा या सैंपल के द्वारा पॉपुलेशन का जो है अनुमान लगा रहे हैं, अर्थात ये प्रायिकता पर आधारित है, संभावना पर आधारित है। तो हम ये किस तरीके से, कोई हमारे पास ऐसी सीमा होनी चाहिए, कोई ऐसी लिमिट होनी चाहिए जिस लिमिट के अंदर, जिस सीमा के अंदर यदि हमारी परिकल्पना परीक्षण के दौरान मान आते हैं
और उस सीमा के अंदर आएँ तो हम स्वीकार करें, और यदि उस सीमा के बाहर चले जाएं तो वो अस्वीकार हो जाएंगे। कुछ ऐसी 2 लिमिट हमें होनी चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम लिमिट होनी चाहिए। तो सार्थकता स्तर जो होता है वही हमें सीमाओं को बताता है कि हमें उन सीमाओं का ज्ञान कराता है जिसके अंदर अथवा बाहर शून्य परिकल्पना के होने पर वे स्वीकार या अस्वीकार हो सकते हैं। ठीक है, तो सार्थकता स्तर की परिभाषा अगर हम देखें तो वे स्वैच्छित चयनित बिंदु होते हैं, वे अपने मन से चुने गए ऐसे बिंदु होते हैं जो प्रायिकता रेखा को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, सार्थकता स्तर कहलाते हैं। इन्हें हम अल्फा स्तर भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम अल्फा स्तर भी कहेंगे। सार्थकता स्तर प्रायिकता रेखा पर स्थित वे बिंदु हैं जो शून्य परिकल्पना के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों की स्वीकृति या अस्वीकृति में विभेद करते हैं। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि सार्थकता स्तर जो होता है हमें 2 ऐसी सीमाओं को बताता है, 2 ऐसी लिमिट्स को बताता है जिसके बीच में यदि हमारी शून्य परिकल्पना के परीक्षण के दौरान जो मान आते हैं अगर वो स्थित होते हैं तो स्वीकार या अस्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, आगे कैसे करेंगे वो हम आगे आपको बताएंगे। तो शून्य परिकल्पना के सत्य होने पर भी उसे, और ये सार्थकता स्तर क्या करते हैं, शून्य परिकल्पना के सत्य होते हुए भी उनके निरस्त होने की प्रायिकता का निर्धारण करते हैं। तो हमारे पास कई सार्थकता स्तर हैं, अलग अलग सार्थकता स्तरों पर शून्य परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। मूल रूप से ज़्यादातर जो है वो इन 2.05 और 0.01 सार्थकता स्तरों का उपयोग किया जाता है। तो इसका तात्पर्य क्या है, 0.05 और 0.01 सार्थकता स्तर का तात्पर्य क्या है ना। इसका तात्पर्य यह है, इसको मैंने आपको एक वीडियो में भी समझाया भी था। यहाँ पर देखिए, सामान्य प्रायिकता वक्र क्या है, अभी मैंने बताया शून्य परिकल्पना के सत्य होने या उसके निरस्त होने की प्रायिकता का निर्धारण करते हैं। जहाँ प्रायिकता की बात आ गई वहाँ हमारा सामान्य प्रायिकता वक्र आएगा। अब सामान्य प्रायिकता वक्र पर 0.05 सार्थकता स्तर क्या है, 0.05 सार्थकता स्तर हमारे मध्य बिंदु से दाईं ओर और बाईं ओर की वह अधिकतम सीमा है जिसके बीच 95% का क्षेत्रफल आ जाता हो, है ना, और 5% का क्षेत्रफल जो है इस सीमा के दाएं और बाएं आए। ठीक है, यानी कि 2.5% इधर बाईं ओर और 2.5% जो है दाहिनी ओर। ठीक है, और मध्य में जो है वो 95% क्षेत्रफल आता है। और यही जो ये सीमाएं हैं जो इन 2 क्षेत्रों को अलग करती हैं, यही सार्थकता स्तर कहलाते हैं। ठीक है, अगर ये तो हो गया 0.05 सार्थकता स्तर की बात। ठीक है, यदि 0.01 सार्थकता स्तर की बात करें तो 0.01 सार्थकता स्तर क्या हो जाएगा, है ना, मध्य में हमारा 0 है। ठीक, तो दाहिनी ओर का वह अधिकतम बिंदु और बाईं ओर का अधिकतम बिंदु जिसके बीच में कुल 99% क्षेत्रफल आ जाता हो, है ना, और जो शेष बचता हो 0.5% और 0.5%। ठीक है, यानी कि इन 2 सीमाओं के बाहर कुल 1% क्षेत्रफल होता है और बीच में 99% क्षेत्रफल होता है, तो वह सार्थकता स्तर क्या कहलाता है, 0.01 सार्थकता स्तर कहलाता है। समझ में आ गया। आशा है आपको इन दोनों सार्थकता स्तरों के बारे में जानकारी समझ में आएगी। आइए हम इसको आगे की ओर समझते हैं। तो 0.05 सार्थकता स्तर का मतलब क्या है, 0.05 सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने का मतलब है कि 100 में से केवल 5 ही ऐसे अवसर होंगे, 100 में से केवल 5 ही ऐसे अवसर होंगे जिसमें शून्य परिकल्पना के सत्य होने पर भी इसे निरस्त कर दिया जाए। अर्थात जो अनुसंधान करता है केवल 5% जो है रिस्क उठा रहा है। ठीक है, केवल 5% का रिस्क उठा रहा है शून्य परिकल्पना को निरस्त करने के लिए उनके सत्य होने के बावजूद। ठीक है, दूसरी चीज़ कि 0.1 सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने का क्या तात्पर्य है, कि 100 में से केवल एक ही ऐसा अवसर, एक ही ऐसा चांस होगा या एक ही ऐसी संभावना होगी जिसमें शून्य परिकल्पना को सत्य होने पर भी उसे निरस्त कर दिया जाए। अर्थात केवल 1% का जो है जोखिम या रिस्क जो है वो उठाया जा सकता है। ठीक है, तो सार्थकता स्तर के संबंध में इतनी जानकारी आपको समझ में आई। ये 2 सार्थकता स्तर का उपयोग करेंगे, आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और आपको और बेहतर जो है चीज़ें समझ में आएंगी। अब
बात करते हैं सांख्यिकीय परीक्षणों की। सांख्यिकीय परीक्षण क्या होते हैं? जैसे ही हम सार्थकता स्तर का निर्धारण कर लेते हैं, अगला चरण आता है सांख्यिकीय परीक्षणों के निर्धारण की। तो सांख्यिकीय परीक्षण क्या होते हैं? वास्तव में प्रायिकता सिद्धांतों पर आधारित निर्णय लेने के साधन होते हैं। सांख्यिकीय परीक्षण क्या होते हैं? प्रायिकता सिद्धांतों पर आधारित होते हैं और हमारी परिकल्पना के संबंध में निर्णय लेने के साधन होते हैं, जो प्रतिदर्श या सैंपल से जो कलेक्ट किया गया डेटा है, जो प्रतिदर्श से संकलित समांक है, के आधार पर शून्य परिकल्पना को स्वीकार या निरस्त करने का निर्णय देते हैं। ठीक है, तो सांख्यिकीय परीक्षणों द्वारा हम हमारे ऐसे साधन होते हैं सांख्यिकीय परीक्षण, जिसके द्वारा जो हमने प्रतिदर्श से जो सैंपल इकट्ठा किया है, उसके आधार पर शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना है या अस्वीकार या निरस्त करना है, उसके संबंध में निर्णय देते हैं। तो प्रत्येक सांख्यिकीय परीक्षण में एक मान को ज्ञात किया जाता है। सांख्यिकीय परीक्षण कई तरीके के होते हैं, बहुत सारे सांख्यिकीय परीक्षण हैं, उनमें से कुछ सांख्यिकीय परीक्षणों को हम यहाँ पर उसका अध्ययन भी करेंगे। तो सांख्यिकीय परीक्षण क्या होता है? सांख्यिकीय परीक्षण में एक ऐसा मान ज्ञात किया जाता है जिसे हम क्रांतिक मान या क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं, इसे हम परीक्षण मान भी कहते हैं। तो किसी भी सांख्यिकीय परीक्षण में एक हमें परीक्षण मान ज्ञात करना होता है, इसको हम क्रांतिक मान भी कहेंगे। क्रांतिक मान क्या है? क्रांतिक मान एक ऐसा अनुपात है जिसमें किसी प्रतिदर्शज के अंतर को, यानी जो दो सैंपल हमने लिया है, उससे संबंधित सैंपल को उसकी मानक त्रुटि से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है क्रांतिक मान। जैसे मान लीजिए अगर हमने मध्यमान लिया है, अगर हमें मध्यमान के संबंध में कोई जो है परिकल्पना का परीक्षण करना है, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक मध्यमान है M1 और दूसरा मध्यमान है M2। ठीक है, इनका डिफरेंस अगर हम निकालें और मध्यमान की जो मानक त्रुटि है, इस मध्यमान की मानक त्रुटि से यदि भाग दे दिया जाए, यहाँ पर है ना, मध्यमान की जो मानक त्रुटि है यदि इससे भाग दे दिया जाए, तो ये जो है वो क्रिटिकल रेशियो या क्रांतिक मान आ जाता है, जिसको हम परीक्षण मान भी कहते हैं। तो ये मध्यमान के संबंध में है। इसके अलावा मानक विचलन के संबंध में या फिर और भी किसी चीज़ के संबंध में ये जो है क्रांतिक मान हो सकते हैं। ठीक है, आशा है आपको क्रांतिक मान समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परीक्षण मान के संयोगवश हुई प्रतिचयन त्रुटि के कारण प्राप्त होने या न होने की प्रायिकता के आधार पर शून्य परिकल्पना को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो परीक्षण मान के संयोग से हुई प्रतिचयन त्रुटि के कारण अगर प्राप्त होने या न होने की प्रायिकता के आधार पर ही जो है शून्य परिकल्पना को स्वीकार या निरस्त किया जाता है, ये चीज़ है। यानी कि जो हमारे पास सैंपल में जो अंतर मिला है वह केवल संयोगवश हुआ है, और संयोगवश किसी चांस सैम्पलिंग एरर, यानी कि सैम्पलिंग के दौरान कुछ त्रुटि हुई है, संयोगवश त्रुटि हुई है, उसके कारण हुआ है, तो उससे संबंधित शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए, वह परीक्षण मान पर ही आधारित होता है। ठीक है, तो किसी एक परिस्थिति के लिए किसी भी एक सांख्यिकीय परिस्थिति के लिए कभी भी हम कोई भी परीक्षण करते हैं परिकल्पना का, तो एक ही परिस्थिति के लिए कई सारे सांख्यिकीय परीक्षण उपलब्ध हैं। ठीक है, बहुत सारे। तो परिकल्पना और जो हमारा डेटा है, जो आंकड़ा है या समांक है, वो और किस परिस्थिति में ये चीज़ें की जा रही हैं, उसके अनुसार सबसे अधिक जो विश्वसनीय सांख्यिकीय परीक्षण है उसका चयन किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए सही सांख्यिकीय परीक्षण के चयन के लिए हमें प्रत्येक सांख्यिकीय परीक्षण की मान्यताओं का ज्ञान होना चाहिए कि हर एक अपने अपने सांख्यिकीय परीक्षण की मान्यताएं होती हैं। उन मान्यताओं के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर, परिकल्पना के स्वरूप के आधार पर हम उचित सांख्यिकीय परीक्षण का चयन करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर हमारे पास दो मध्यमान हैं तो दो मध्यमानों में अंतर की अगर सार्थकता हमें ज्ञात करनी है तो टी टेस्ट का उपयोग करेंगे। अगर हमारे पास कई सारे समूह हैं और सबका मध्यमान का परीक्षण करना है सार्थकता का, तो हम अनोवा का उपयोग करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास और कई जो है ऐसे प्रदर्शन हैं जिनमें किसी मान्यता की पूर्ति नहीं होती, तो मान्यता मुक्त परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे कि किस परिस्थिति में किस जो है परीक्षण का उपयोग करना होता है। ठीक है,
यदि समंक वितरण के संबंध में आवश्यक मान्यताओं की पूर्ति हो रही है तो जैसा कि अभी मैंने बताया हो रही है तो मान्यता युक्त प्राचलिक परीक्षण या पैरामीट्रिक टेस्ट का उपयोग किया जाता है। और यदि आवश्यक मान्यताओं की पूर्ति समंक जो है वो नहीं कर रहे हैं तो मान्यता मुक्त या अप्राचलिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि किस तरीके से सांख्यिकी परीक्षणों का चयन किया जाता है और सांख्यिकी परीक्षण का क्या तात्पर्य है। ठीक है, समझ में आया ना। अब बात करते हैं निरस्तता क्षेत्र की। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है निरस्तता क्षेत्र। ठीक है, ये क्या होता है? तो देखिए निरस्तता क्षेत्र जो है, चूँकि परिकल्पना का परीक्षण प्रायिकता सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात इसमें सामान्य प्रायिकता वक्र आना ही आना है। ठीक है, क्या होता है निरस्तता क्षेत्र? तो प्रतिचयन वितरण में यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के उस भाग को जिसमें परीक्षण मान को सार्थक माना जाता है, जिसमें परीक्षण मान को सार्थक माना जाता है तथा शून्य परिकल्पना को निरस्त कर दिया जाता है, निरस्तता क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, समझ में आया ना। बात समझिए, यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि प्रतिचयन वितरण के उस भाग को जिसमें परीक्षण मान को जो हमने किसी टेस्ट के द्वारा पाया है, जिस मान को अगर वो सार्थक है और शून्य परिकल्पना को निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसे जो है परीक्षण मान को, ऐसे जो है एरिया को, ऐसे क्षेत्र को जो कि सामान्य प्रायिकता वक्र पर है वो निरस्तता क्षेत्र कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? निरस्तता क्षेत्र उन सभी मानों का समुच्चय होता है जिनके संयोगवश आने की प्रायिकता सार्थकता स्तर अर्थात अल्फा से कम होती है। ठीक है, अल्फा से कम होती है। तो देखिए इसको हम समझें कैसे, है ना। अर्थात सार्थकता स्तर के हमारे पास सार्थकता स्तर 2 हैं, 2 के अलावा और भी बहुत सारे हैं, 0.05 और 0.01। तो भिन्न भिन्न सार्थकता स्तरों के लिए भिन्न भिन्न निरस्तता क्षेत्र भी अलग अलग, एरिया ऑफ रिजेक्शन जो है वो बदल जाता है। ठीक है, अर्थात सार्थकता स्तर के अनुरूप प्रतिचयन वितरण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वो जिसमें शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाएगा और दूसरा वो जिसमें शून्य परिकल्पना को निरस्त किया जाएगा। ठीक है, तो शून्य परिकल्पना को स्वीकार करने अर्थात और निरस्त करने की जो संभावना है वह हमारे सामान्य प्रायिकता वक्र पर जो क्षेत्रफल है उससे निर्धारित यहाँ पर होती है। तो 2 भाग यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, एक भाग तो वो जिसमें वे मान होते हैं जिनके संयोगवश आने की प्रायिकता सार्थकता स्तर से जुड़ी प्रायिकता से कम होती है। ठीक है, और इस भाग में परीक्षण के स्थित होने पर इसे सार्थक कहा जाता है। यदि इस भाग में परीक्षण मान है, ठीक है ना, मने वह मान जिसमें परीक्षण मान स्थित है, ठीक है, वह क्षेत्र इस सामान्य प्रायिकता वक्र पर वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण मान स्थित है, अर्थात जो किसी विशेष सार्थकता स्तर पर, है ना, किसी विशेष सार्थकता स्तर से जुड़ी जो प्रायिकता है ना, अगर उससे हमारा परीक्षण मान कम आता है तो हम परीक्षण मान को क्या बोलेंगे, उसको हम सार्थक कहेंगे और ऐसी स्थिति में शून्य परिकल्पना को जो है वो निरस्त कर दिया जाता है। इसलिए इसे हम निरस्तता का क्षेत्र कहते हैं। तो निरस्तता का क्षेत्र क्या होगा? अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कि हम 0.05 सार्थकता स्तर पर ही कोई परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, 0.05 सार्थकता स्तर पर परीक्षण कर रहे हैं, तो इसके अनुसार जो हमारा परीक्षण मान होगा, अगर इसके अनुसार ये इस क्षेत्र में आता है, यहाँ पर, ठीक है, इस क्षेत्र में आता है, इधर के दाहिने ओर और बाईं ओर के क्षेत्र में आता है, ठीक है, तो शून्य परिकल्पना को क्या कर, तब ये सार्थक कहलाएगा और शून्य परिकल्पना को निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो हमने सार्थकता स्तर को क्या बोला? अल्फ़ा, है ना, अल्फ़ा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा है
और इस जो अगर बीच के क्षेत्र में हम आता है, यानी कि जो परीक्षण मान है हमारा, प्रायिकता जो है सार्थकता स्तर से जुड़ी प्रायिकता का अल्फा मान है, अगर उससे अधिक आता है यानी कि बीच के क्षेत्र में आएगा, और इसे हम 1 माइनस अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो 1 माइनस अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। वही चीज़ आगे बता रही है कि दूसरे भाग में वे मान स्थित होते हैं जिनके संयोगवश आने की प्रायिकता सार्थकता स्तर से जुड़ी प्रायिकता 1 माइनस अल्फा से अधिक होती है या बराबर होती है। ठीक है ना। तो ये बीच वाले भाग को हम जो है 1 माइनस अल्फा कहते हैं। इस भाग में परीक्षण मान के स्थित होने पर, है ना, यदि इस बीच वाले भाग में परीक्षण मान स्थित होता है ये बीच वाले भाग में, तो परीक्षण मान को संयोगवश मानते हुए इसे असार्थक कहा जाएगा और शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, और शून्य परिकल्पना को क्या कर लिया जाएगा? स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक, तो इस बीच के क्षेत्र को हम 1 माइनस अल्फा या एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस कहते हैं, स्वीकृति क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना। ये क्या है हमारा? ये हमारा स्वीकृति क्षेत्र है। ठीक है, एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस। और जो ये किनारे के जो ये क्षेत्र आ रहा है हमारा, ठीक है, आधा दाहिनी ओर है और आधा बाईं ओर है। चूँकि हमने ये जो परीक्षण अभी मैंने ये चित्र बनाया है, ये चित्र 0.05 सार्थकता स्तर पे है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दाहिनी ओर 2.5% क्षेत्रफल और बाईं ओर का 2.5 या 2.5% क्षेत्रफल एरिया ऑफ रिजेक्शन या निरस्तता क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा, और मध्य का जो 95% क्षेत्र है वो एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस या स्वीकृति क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यदि इस स्वीकृति क्षेत्र में स्वीकृति क्षेत्र में हमारा परीक्षण मान आता है बीच के, ठीक है, तो शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाएगा और हमारे वैकल्पिक परिकल्पना या अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। इसी के विपरीत यदि हमारा परीक्षण मान इस क्षेत्र में आता है, निरस्तता क्षेत्र में, ठीक है, निरस्तता, अब ये निरस्तता क्षेत्र या स्वीकृति क्षेत्र में कैसे पता चलेगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो हमारे पास इससे संबंध में हर प्रत्येक प्रतिदर्शक के परीक्षण के संबंध में एक सारणी दी होती है, और सारणी में कुछ मान लिखे होते हैं। उन मानों को देखकर हम यह निर्णय ले सकते हैं कि वह स्वीकृति क्षेत्र में आ रहा है कि निरस्तता क्षेत्र में आ रहा है। ठीक है ना। तो जब मध्य के क्षेत्र में यानी बीच के क्षेत्र में आएगा तो इसे हम शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लेंगे और वैकल्पिक परिकल्पना को अस्वीकार कर देंगे। इसलिए बीच के इस क्षेत्र को हम स्वीकृति क्षेत्र या एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस कहते हैं। ठीक है ना। अब गणना से प्राप्त परीक्षण मान की तुलना, जो भी गणना से परीक्षण मान हमें मिला है, हम कैसे पता करेंगे कि ये एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन में आता है? तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि परीक्षण मान की तुलना संबंधित डिग्री ऑफ फ्रीडम और सार्थकता स्तर पर सारणी में, हमारे पास एक सारणी होती है, सारणी में दिए गए परीक्षण से करके शून्य परिकल्पना के संबंध में जो है निर्णय लिया जाएगा। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है और वो सारणी कौन सी है? तो प्रत्येक प्रतिदर्शक के लिए अलग अलग सारणी होती है। जैसे मध्यमानों में अंतर की सार्थकता देखनी है तो उसके लिए हमें हमें टी टेस्ट देखना होगा, है ना, और भी अलग अलग टी टेस्ट की टी टेबल देखना होगा, और भी बहुत सारी अलग अलग प्रतिदर्शक हैं, तो उसके लिए अलग अलग सारणियां हैं। उन सारणियों के आधार पर हम मान को देखते हैं, सारणी मान को, और जो प्राप्त मान है हमारा गणना से जो परीक्षण मान मिला है उन दोनों के बीच तुलना करते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि यह मान स्वीकृति क्षेत्र में आ रहा है कि निरस्तता क्षेत्र में आ रहा है, और इस आधार पर निर्णय ले लिया जाएगा। ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम आगे हम इसकी चर्चा करेंगे अंत में। इस जो है इसको आगे की वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक, अब ठीक है। तो आशा है आपको ये आज की ये वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं ये आपको समझ में आई होंगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका उपयोग हम आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में या भी जो हमारे प्रश्न आएंगे उसमें, या फिर जब आप कोई रिसर्च करेंगे तो उसमें इन सभी परिभाषाओं का, इन कॉन्सेप्ट का उपयोग होगा।
ठीक है। इन कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो उन प्रश्नों को हल करने में आपको समस्या आएगी, आपको केवल याद करना पड़ेगा, है ना। याद करेंगे तो आप हर एक जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट को समझिए, नहीं समझ में आया बार बार इस चीज़ को देखिए, है ना। और उसके बाद से इस वीडियो को बार बार आप देखेंगे, देखने से आपको चीज़ें और भी क्लियर होंगी, ठीक है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और आप वीडियो पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो है अपने समस्याओं को कमेंट सेक्शन में जो है वो हमें बता सकते हैं, हम उसके समाधान के लिए तत्पर हैं। आपका सहयोग हमारे प्रगति का साधन है, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।